चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 12th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट। ध्यान देंगे हम लोग ये बात अगर करें पदार्थों के फिजिकल स्टेट की, तो किसी भी पदार्थ का जो फिजिकल स्टेट है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा या नहीं होगा, उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला आपका होता है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। किसी भी पदार्थ का फिजिकल स्टेट क्या होगा वो डिपेंड करता है उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पर, और दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिजिकल स्टेट इज ए थर्मल स्टेबिलिटी। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ के फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस। सपोज किसी भी सबस्टेंस हो, इसके दो पार्टिकल होंगे, दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स आपका कहलाता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। पदार्थों के कणों के बीच में जितना भी आकर्षण बल लगता है, पदार्थों के कणों के बीच जितना आकर्षण बल लगता है वह बल हमारा कहलाता है अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखता है। दूसरा हमारा आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो क्या है कि किसी भी सबस्टेंस के, किसी भी मैटर के पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट करने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के वैल्यू को चेंज किया जा सकता है किसी भी पदार्थ को हीट करके या फिर कोल्ड करके। अगर किसी भी पदार्थ को आप हीट करते हैं तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज करता है, और किसी भी पदार्थ को आप अगर ठंडा करेंगे तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा। कहता है कि द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी अट्रैक्ट करने वाला फोर्स ग्रेटर हो जाए किससे, रिपेल करने वाले फोर्स से, तो वो हमारा फिजिकल स्टेट बन जाता है सॉलिड। Solid is the physical state of matter in which intermolecular attraction force is greater than the thermal stability. That means intermolecular attraction force बड़ा हो जाएगा thermal stability से, तो उसका physical state बनेगा solid. Intermolecular attraction force is less than the thermal stability, then their physical state is gas. अगर ये थर्मल स्टेबिलिटी बड़ा हो जाए किसको से, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गैस। अगर ये दोनों बैलेंस कंडीशन में हो तो उसका फिजिकल स्टेट क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो आप ये समझिए the physical state of matter are responsible for two factors. The physical state of matter are responsible on two factors. First factor is a intermolecular attraction force and second factor is a thermal stability. Intermolecular attraction force is responsible to the combine the particle of matter, but thermal stability is responsible for the separation of particle of matter.
The intermolecular attraction force is greater than the thermal stability, then their physical state are solid state, and the intermolecular attraction force and thermal stability are balanced, then their physical state are liquid. If the intermolecular attraction force is less than the thermal stability, then their physical state are gas. तो ये आप लोग जाने ये दोनों फैक्टर के हिसाब से आखिर सॉलिड और लिक्विड और गैस किस प्रकार से होंगे। थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन लिख करके दिखा देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। तो सॉलिड किसको बोलेंगे? द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन force is greater than the thermal stability. सेकेंड, ये फर्स्ट आपका सॉलिड, सेकेंड हो जाएगा लिक्विड। द शॉर्ट में लिखते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज less than is balanced the intermolecular attraction force and thermal stability are balanced then their physical state will be liquid. If the intermolecular attraction force is less than the thermal stability, then their physical state will be gas. बात क्लियर है? Intermolecular attraction force is less than the thermal stability, then their physical state will be gas. बात क्लियर है? तो ये आपका तीन मैटर हो गए, स्टेट ऑफ मैटर। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट। बट ये 12th का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? सॉलिड स्टेट। मतलब हम लोग सिर्फ उसके बारे में स्टडी करेंगे जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हमेशा बड़ा होगा किसको से? थर्मल स्टेबिलिटी से। चलिए तो आप इसको नोट कर ले, आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये सॉलिड स्टेट में हम लोग बातें करते हैं। सॉलिड का अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जैसे पहला अभी अभी हम लोग देखे कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द थर्मल स्टेबिलिटी। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर है आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा फैक्टर है इट्स definite shape and volume। ध्यान देंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का वह फिजिकल स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम ये दोनों चीज क्या होता है? डिफिनिट होता है। चलिए तीसरा, इट्स नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब
सपोज ये आपका एक सिरिंज है, ये सिरिंज में यहाँ से हम एयर को आने जाने के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप इसको में एयर को भर दिए और ये सिरिंज को ऊपर से जब हम लोग इधर फोर्स लगाएंगे तो ये जो है ना वो नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब ये रियल पोजीशन अगर ये यहाँ पर है तो ये निश्चित है कि ये आपका यहाँ तक भी आ सकता है। तो कह सकते हैं कि ये गैस में जो है वो कंप्रेसिबल है, यानी गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन अगर सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होगा, ये संपीड़ित नहीं होगा। तो बात समझ में आया, सॉलिड जो है वो नॉट कंप्रेसिबल है, इट्स नॉट फ्लूइड। मतलब अगर आप कोई लिक्विड को छोड़ देते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिक्विड को छोड़े तो लिक्विड क्या है, ये फैलने लगता है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। गैसियस पार्टिकल को अगर छोड़ देंगे तो वो अपने आप फैलने नहीं लगेगा, उसमें बहाव वाला गुण जो है वो नहीं पाया जाएगा। तो कर सकते हैं ये नॉट फ्लोट करेगा। नेक्स्ट हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। इट्स हाई एमपीबीपी, जनरली इट्स हाई एमपी एंड बीपी, इसका एमपी और बीपी भी हाई होगा। तो ये सब आपका जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट कितने हो सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड की। चलिए तो इसको मिटा दे। नेक्स्ट हम लोग बातें किसका करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो जनरली जो है ये सॉलिड दो होते हैं, एक आपका होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एक और नाम है स्यूडो सॉलिड, और इसको हम लोग बोलते हैं रियल सॉलिड। ध्यान देंगे, एमॉर्फस सॉलिड को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। चलिए देखें एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। वास्तव में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही वास्तविक सॉलिड बोला जाता है, रियल में सॉलिड ये है, ये सॉलिड नहीं है। लेकिन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये सभी फॉलो करता है। जैसे आइस है, बर्फ, बर्फ क्या है, वाटर को टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उसे कम करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है, यानी वो बर्फ बन जाता है। बर्फ का फिजिकल स्टेट अगर हम लोग देखें तो वो फिजिकल स्टेट हर प्रकार से सॉलिड की तरह होता है। अतः कह सकते हैं बर्फ जो है वो एक सॉलिड है, लेकिन वो रियल में सॉलिड नहीं है, बल्कि वो स्यूडो सॉलिड है। मतलब ये वास्तव में सॉलिड नहीं है, बल्कि ये सॉलिड जैसा बिहेव करता है। ये एक सुपर कोल्ड लिक्विड है। कहने का मतलब लिक्विड को अगर बहुत अधिक ठंड कर दिया जाए, बहुत अधिक कोल्ड कर दिया जाए, तो भी हमारा एक फिजिकल स्टेट प्राप्त हो सकता है सॉलिड का। लेकिन वो सॉलिड कौन सा सॉलिड कहलाएगा, एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सॉलिड कितने प्रकार के होंगे। ये अभी आप देखें 2 प्रकार के। तो ये दोनों प्रकार जो एमॉर्फस सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये दोनों में डिफरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड में ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है।
चलिए तो आपको हम ये दोनों एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है इस डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन लिखा गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होगा। तो एक तरफ आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा प्रॉपर्टी के बीच हम डिफरेंस देखेंगे, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या लिख लेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। देखिए जब भी आपसे बोर्ड में अगर डिफरेंस लिखने के लिए पूछा जाए तो आप डिफरेंस हमेशा ऐसा करके ही लिखेंगे। चलिए पहला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, शेप। तो इसका शेप जो होता है ना रेगुलरली होता है, यानी डिफिनिट होता है। इसका जो शेप है ना वो इरेगुलरली है, या फिर बोल सकते हैं इनडिफिनिट है। अब जैसे देख लीजिए ना, हमारे पास कोई मेटल का बना कोई भी सॉलिड है, उसका शेप हमेशा डिफिनिट होगा। लेकिन हम लोग के पास अगर आइस से बना कोई भी पदार्थ है तो उसका फिजिकल स्टेट जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, उसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कुछ देर तक अगर छोड़ दे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो उसका कुछ भाग जो है वो लिक्विफाइड कर जाएगा, तो उसका जो शेप होगा वो शेप में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि उसका शेप कोई डिफिनिट नहीं है, मतलब रेगुलरली नहीं बल्कि क्या है, इरेगुलरली है। तो पहला अंतर आप याद रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप रेगुलरली होगा, एमॉर्फस सॉलिड का शेप इरेगुलरली होगा। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी कहता है इट्स शार्प। एमपी एंड बीपी, इसमें कह सकते हैं इट्स नॉट शार्प एमपी एंड बीपी। इसमें जो है वो एमपी और बीपी शार्प नहीं होता। ये शार्प मतलब क्या होता है, शार्प मतलब क्या, शार्प नॉट शार्प। शार्प बोलने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा आयरन का कोई पीस है, ये प्योर आयरन है। अगर आयरन जहां पर मेल्ट करेगा जो उसका एमपी होगा वही उसका एफपी नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सेम होगा। जैसे आप देख सकते हैं आइस के लिए एमपी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका नॉट शार्प है, मतलब ये भी डिफिनिट नहीं है। चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं शार्प का मतलब नहीं समझ में आया, नहीं। देखिए आप स्पेसिफिक का मतलब समझते होंगे, जिसको विशिष्ट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा
ये हमें ये स्पेसिफिक क्या है कि हम टीचिंग करते हैं, तो ये हमारा एक विशिष्ट गुण हो गया, हमारा ये स्पेसिफिक नेचर हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एमपी और बीपी जो है ना वो एक डिफिनिट होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक स्पेशल होता है। ऐसा नहीं कि उसको अगर चेंज कर दिया जाए, उसके अगर शेप को चेंज कर दिया जाए, उसके साइज को चेंज कर दिया जाए तो उस केस में उसका एमपी और बीपी चेंज हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा, मतलब साफ होगा, मतलब एक स्पेसिफिक होगा। लेकिन अगर चेंज कर जाता है, शेप चेंज करने की वजह से, उसका वॉल्यूम को चेंज करने की वजह से उसका एमपी और बीपी अगर चेंज हो जाता है तो वो कहेंगे नॉट स्पेसिफिक, यानी नॉट शार्प। चलिए, तो शार्प समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम इसका बात करते हैं नेचर। तो ये आपका मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। नेचर कैसा है इसका? ट्रू है। और ये ट्रू है नहीं, ये क्या है? शूडो है, शूडो, या बोल सकते हैं फॉल्स सॉरी, ये सही नहीं है, वो गलत है, ये इसका नेचर है। अब इसका हम बात करते हैं रेंज की। या ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो ये आपका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये आपका होता है ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज बोलने का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए, इस प्रकार से पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, यहाँ पे इस प्रकार से हो गए कनेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे ये जो रेंज जो मिलेगा वो आपको जो क्या मिलेगा, वो लॉन्ग रेंज में मिलेगा, एक निश्चित पैटर्न में मिलेगा अरेंजमेंट। लेकिन ये शॉर्ट रेंज कहने का मतलब एक पार्टिकल इस प्रकार से यहाँ से आकर के जुड़ा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, फिर चौथा इस प्रकार से, पांचवा। तो देखिए यहाँ पर एक निश्चित आपको रेंज नहीं मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और यहाँ पर ये क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो चलिए, ये आपको हो गया अगला डिफरेंस। आगे हम लोग इसके बात कर सकते हैं अनआइसोट्रॉपिक। ये जो होता है अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक। और ये आपका जो है ना वो आइसोट्रॉपिक होता है। जैसे एक ही पदार्थ जो है एक से ज्यादा रूपों में पाए जा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा रूपों में पाए जा सकते हैं तो वो आपका आइसोट्रॉपिक नेचर का होगा, और अगर एक ही रूप में पाए जाते हैं तो वो क्या होता है? अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एक ही रूप में पाया जाएगा तो अनआइसोट्रॉपिक होगा, लेकिन एक ही पदार्थ है वो अलग अलग रूपों में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक नेचर बोलेंगे। और एमोर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के। जैसे एमोर्फस सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल आपको है ग्लास। ये सबके हम बात कर लेते हैं किसके लिए? एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है ग्लास, रबर, फाइबर, आइस, बटर, एडीसी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे
NaCl, कोई भी मेटल हो गया, कोई भी, चलिए NaCl हो गया, मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड ETC कर देते हैं, मतलब ये सब और भी हो सकता है। देखिए तो आप लोग ये जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, ग्लास, रबर, फाइबर, आइस, बटर, ये सब एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे, बहुत जगह पर ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ये समझे, सॉलिड दो प्रकार के हुए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, और ये दोनों में डिफरेंस, शेप रेगुलरली, एमोर्फस का शेप क्या होगा, इरेगुलरली, एमपीवीपी, शार्प, नॉट शार्प। नेचर, ट्रू, फॉल्स, ये रियल में सॉलिड है, ये रियल में सॉलिड नहीं है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मतलब समझ में आ गया, जब उसको काटेंगे तो एक लॉन्ग रेंज तक हमें एक निश्चित रेंज मिलेगा, एक निश्चित कॉर्नर मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ना, काटेंगे तो एक निश्चित कॉर्नर नहीं मिलेगा, वो इधर उधर हो जाता है। चलिए ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपी का मतलब बताए कि अगर कोई पदार्थ एक ही रूप में पाया जाता है तो वो एनाइसोट्रॉपिक हो गया, अलग अलग रूपों में पाया जाएगा तो आइसोट्रॉपिक हो गया। एग्जाम्पल NaCl, मेटल, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ग्लास, रबर, फाइबर, आइस, प्लास्टिक, ETC। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं इसका। चलिए तो आज हम लोग और भी सॉलिड कितने प्रकार के हो सकते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए नोट में आप एक पॉइंट ये भी याद रखना है, सॉलिड स्टेट में हम लोग एमोर्फस सॉलिड का स्टडी नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट में हम लोग स्टडी किसका करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो कर सकते हैं वनली वी कैन स्टडी अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो सॉलिड कितने प्रकार के होंगे। पहला आपका होता है मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है मेटालिक सॉलिड, चौथा होता है कोवैलेंट, या इसका एक और नाम देते हैं हम लोग, वो नेटवर्क सॉलिड देते हैं। देखिए जैसा कि आपको मालूम है बॉन्ड तो ऐसे कई होते हैं, लेकिन जनरली ये आपका कोवैलेंट, मेटालिक, आयनिक और मॉलिक्यूलर। तो ये मॉलिक्यूलर कोई बॉन्ड नहीं आप देखे होंगे, बट यहाँ पे हमें टाइप्स मिला है, वो कैसा टाइप्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो देखिए डिफिनेशन इसका है, कहता है कि वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हो वो मॉलिक्यूल हो, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल हो, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। जैसे आर्गन, हीलियम, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। जैसे हमें मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, I2 का, मॉलिक्यूल मिलेगा सिर्फ किसका, सल्फर का। तो यहाँ पर जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। डिफिनेशन क्या होगा, द डिफिनेशन लिख लेंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड,
The constituent particle of solid is molecule are called molecular solid. The constituent particle of solid are molecule is called molecular solid. अब ये मोलिकुलर सॉलिड जो होंगे वो कई प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। मोलिकुलर सॉलिड में पहला होता है पोलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड थोड़ा समझेंगे, ये पोलर और ये नॉन पोलर सॉलिड क्या है। मान लेते हैं कि दो एटम है ए और बी, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है तो इसके ऊपर सपोज दैट इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या क्रिएट हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब अलग अलग है ना, तो ऐसा मॉलिक्यूल अगर बनता है तो ये आपका कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा? नहीं होगा डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप लोग ये बात समझे कि मॉलिकुलर सॉलिड कितने प्रकार के हो सकते हैं जी? मॉलिकुलर सॉलिड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका पोलर सॉलिड और दूसरा नॉन पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड किसको कहेंगे? तो वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके पार्टिकल्स, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे? पोलर होंगे। नॉन पोलर सॉलिड किसको कहेंगे? तो वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, पोलर सॉलिड का डिफिनेशन लिखिए, द molecular solid in which constituents particle of molecule are polar। एग्जाम्पल लिख देंगे पोलर सॉलिड का, HCl, CO2, HIDC, ये सब आपका पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। आगे लिख देंगे नॉन पोलर सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ molecular solid is a non-polar molecule is called non-polar solid। एग्जाम्पल इसका लिख देंगे, नॉन पोलर सॉलिड का हो जाएगा I2, चलो A8, F6 या F2, P4 ADC, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया? नॉन पोलर सॉलिड का। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आयनिक सॉलिड। कहता है वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बने होंगे आयंस के, जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बने होंगे आयंस के। सिंपल, जिस सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होगा, जिस सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होगा, ध्यान देंगे आयनिक बॉन्ड पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है उसमें एक मेटल होना चाहिए और दूसरा आपका नॉन मेटल होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है मेटल प्लस नॉन मेटल का तो इसमें कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, और जिसमें भी आयनिक बॉन्ड बना रहेगा वो आपका आयनिक सॉलिड होगा। आयनिक सॉलिड किसको बोलेंगे? कह सकते हैं वैसा मॉलिक्यूल, वैसा सॉलिड जिसके पार्टिकल, जिसका एक पार्टिकल मेटल दूसरा पार्टिकल नॉन मेटल, या फिर कह सकते हैं द सॉलिड इन विच देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर आयनिक, देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर आयनिक। अगर कोई सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है वो आयनिक है तो उसको कौन सा सॉलिड बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। बात क्लियर है? चलिए तो आयनिक सॉलिड का आप डिफिनेशन लिख लिए, द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड विच आर आयनिक इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल लिख देंगे NaCl, CaCl2, KCl, ADC कर देखते हैं। चलो
नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड, तो वह सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल होंगे। वह सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल होंगे, उसको कैसा सॉलिड बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड। जैसे सोडियम, क्रिस्टल ऑफ सोडियम, सोडियम क्रिस्टल। मैग्नीशियम क्रिस्टल, मैग्नीशियम का क्रिस्टल होगा। एल्यूमिनियम क्रिस्टल, एल्यूमिनियम का क्रिस्टल होगा। और भी किसी भी मेटल का क्रिस्टल हो सकता है। आगे आपका आता है कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना होगा। मतलब कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग से। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और जिस सॉलिड के पार्टिकल, जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, उस सॉलिड को कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। समझ में आया, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। चलिए तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन हो जाएगा, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर कोवैलेंट और कोवैलेंट इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। चलिए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका एग्जांपल हो जाएगा डायमंड, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो हम यहाँ पे ईटीसी लिख देते हैं। तो आप ये समझ में आया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। चलिए तो अगर आपको जो भी कुछ बताया गया इसमें यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर सके और हमें भी ये पता चले कि हमें अपने वीडियो में क्या और सुधार करनी चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कोई भी हमारा वीडियो जो बनाया जाता है वो आपके पास तक पहुंच सके और हम भी ये जान सके कि आखिर कितने लोग ये देखना चाहते हैं, कितने लोग ये पढ़ना चाहते हैं। चलिए तो थैंक यू आज के लिए।